तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से अपना जीके का क्लास कंटिन्यू करेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल ये कहता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? यानी कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में, तो व्यापार करने का अधिकार उन्हें कब मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 31 जनवरी 1601, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1610। यानी किस दिन और किस साल में इन्हें व्यापार करने के लिए मिला था अधिकार भारत में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट द्वारा? तो इस सवाल का आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? चलिए फटाफट इसका जवाब देते जाइए। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी थी? भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते। दूसरा नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? यानी ये जो सत्यमेव जयते है हमने किस उपनिषद से लिया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका एवरयोपनिषद, ईशो उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है कठोपनिषद और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मुंडको उपनिषद। यानी किससे हमने ये जो सत्यमेव जयते है, जो हमारे नेशनल एम्बलम या फिर नेशनल सिंबल के नीचे लिखा रहता है, वो कौन सा है? मुंडको है। कहाँ से लिया गया? मुंडको से, कठो से, ईशो से या एवरयो से? तो इस सवाल का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इस सवाल का जो आप लोगों के द्वारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद। यानी मुंडकोपनिषद से हमने क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, क्या सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? यानी ये अपने मार्ग को हमेशा बदलते रहती है। ऑप्शन नंबर ए महानदी। मार्ग बदलेगी तो इससे क्या होगा? बहुत ही दुर्घटना की समस्या है। तो महानदी, कोशी, दामोदर, गंडक, कौन सी ऐसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा, आप बताइए लोग फटाफट क्या होने वाला है? तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका कोशी नदी। क्या? कोशी नदी। बिहार में इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जब ये मार्ग बदलती है जिसके कारण बिहार में क्या होती है? बहुत ही बाढ़ की संभावना क्या? बहुत ही बाढ़ आती है उत्तरी भारत में। देखे होगे उत्तरी भारत लगभग हर साल डूबा ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपातकाल के दौरान, सवाल क्या है आपका? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? यानी जब आपातकाल लगेगा तो आपके जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं, तो कब कौन करता है उसको? सांसद करते हैं, यानी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है केवल लोकसभा के लोग जो कि लोकसभा में रहते हैं। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है मंत्रिमंडल। तो चलिए जवाब दीजिए फटाफट कि जो हमारे मौलिक अधिकार है यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसका निलंबन यानी उसकी खत्म कब कर दिया जाता है? जब आपातकाल लगता है। करता कौन है? संसद, केवल संसद, लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल? तो इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट, सही उत्तर दीजिएगा। तो इस सवाल का जो आप लोग ने सही उत्तर है वो है भारत के राष्ट्रपति। यानी हमारे प्रेसिडेंट के पास ये हक है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान समाप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? यानी कौन सी ऐसी क्रांति है जो प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित रखती है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल्डन क्रांति। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा? तो इस सवाल के जो सही उत्तर होंगे वो हो जाएंगे गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो झींगा उत्पादन और प्याज किससे है? गुलाबी क्रांति से संबंधित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है डांडी मार्च। डांडी मार्च तो सुने होंगे, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च की समाप्ति कब, किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आपका 30 मार्च 1930, दूसरा है 12 मार्च 1930, तीसरा है 6 अप्रैल 1930 और चौथा है 5 अप्रैल 1930। चलिए डांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, इसका जवाब बताइए आप लोग, क्या होगा उत्तर इसका? तो इस सवाल का जो हम लोग सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च समाप्त हुआ था। और शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ये है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। इसको हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। नमक कानून, नमक कर को तोड़ने के लिए चलाया गया था, नमक पर जो टैक्स लगा था। कहां से चली थी यात्रा? साबरमती आश्रम से डांडी तक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि असहयोग आंदोलन, यानी जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसकी प्रस्तावना किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? यानी चलाया तो गया लेकिन कब पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। चलिए बताइए जो असहयोग आंदोलन चला था वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? चलिए इस सवाल का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, डी नहीं होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि डी में क्या लाया गया था? इसको पेश किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसको पेश किया गया था। पेश, कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ पर पेश किया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया गया था। लेकिन पारित कहाँ हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। पेश करने वाले थे एमजी यानी महात्मा गांधी, इन्होंने ही पेश किया था। पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में, और ये अधिवेशन हुआ था आपको 1920 में। कौन सा? नागपुर वाला अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अनुच्छेद 54 जो है यानी आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 आप लोग जानते होंगे। आर्टिकल 54 जो है उसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी आर्टिकल 54 को किसके साथ संबंध रखा गया है? ऑप्शन है आपके सामने, देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, या फिर राष्ट्रपति के शपथ से। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस सवाल का जो आप लोग बता रहे हैं उस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो 8 का क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सिजदा ए पैबोस। ये तो पढ़े, थोड़ा सा इसको गौर से देखना और बताना। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस क्या था? एक पॉलिसी थी ना जी, सिजदा और पैबोस। ये प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की? इल्तुतमिश ने की, बलबन ने की, महमूद गजनबी ने की, या फिर अकबर ने की? चलिए बताइए, जो सिजदा और पैबोस क्या था? सुल्तान जो है, हमारे सुल्तान जो है उसको सामने झुकना है, पैरों को चूमना है और सलाम करना है, यही कहलाता था सिजदा और पैबोस। लाया किसने था? इल्तुतमिश ने लाया, बलबन ने लाया, महमूद गजनी ने लाया, या फिर अकबर ने लाया था? चलिए दोस्तों इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर दीजिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना होके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
गयासुद्दीन बलबन ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। किसने की थी? सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आपकी। चलिए अगला सवाल है, एकमात्र भारतीय, क्या है दोस्तों? सवाल यह है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की सरकार देती है, आपको पता होना चाहिए। कुल 6 क्षेत्रों में देती है, एक क्षेत्र उसमें से रसायन है। क्या है? एक क्षेत्र जो है उसमें से रसायन है। तो रसायन के क्षेत्र में एक ही भारतीय हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज। वो किसको मिला है? ऑप्शन ए है आपके वेंकट रमन रामकृष्ण, दूसरा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीसरा है वी.एस. नायपॉल, या डी है हरगोविंद खुराना। यानी किसने एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व का नोबेल प्राइज जो देती है स्वीडन की सरकार। तो ऑप्शन बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फटाफट इसका जवाब दो। हम जानते हैं कई लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा, लेकिन कई लोगों को पता भी होगा, ये भी नहीं कह सकते किसी को ना पता हो। तो 10 का जो आपको सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंकट रमन रामकृष्ण। वेंकट रमन रामकृष्णन जो है, इन्हें पहला भारत में मात्र एक ही रसायन के लिए क्षेत्र के लिए पुरस्कार मिला है, वो वेंकट रामकृष्ण को मिला है। कब मिला था? तो 2009 में मिला था। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला साहित्य में। ये बात पता है ना आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी किस नदी के किनारे बसी है? यानी कौन सा रिवर है जिसके किनारे ये न्यूयॉर्क सिटी बसी है? टाइबर, टेम्स, इसको थेम्स भी बोलते हैं, सीन या हडसन। यानी न्यूयॉर्क जो है वो कहाँ बसा है? टाइबर में, टेम्स में, सीन में या हडसन के किनारे। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हडसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हडसन। यानी क्या हो जाएगा? हडसन हो जाएगा। चलिए तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट तो पता होगा आपको, सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इसको नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, यूरोप। चलिए बताइए विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है? चलिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, अफ्रीका। एशिया नहीं होगा, क्योंकि एशिया सबसे बड़ा है, ये पहले पोजीशन पर आता है। हमने पूछा है दूसरा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका होगा। चलिए तीसरे की ओर 13वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी, एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एनएनपी निकालने के लिए एनआई, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? यानी क्या माइनस करें कि हमें क्या मिल जाए? नेशनल इनकम मिल जाए। तो
तो अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, इमदाद या फिर ब्याज, क्या माइनस करना पड़ता है? तो इस सवाल का जवाब अब लोग फटाफट और जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा 13 नंबर सवाल का? तो 13 नंबर सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। जैसे हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनएनपी, एनएनपी जो है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देंगे। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उसको माइनस करेंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। जो सब्सिडी मिलती है उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमारा नेशनल इनकम। तो कैसे निकलेगा? अप्रत्यक्ष कर को हटा करके। किस में? नेट नेशनल प्रोडक्ट में। चलिए सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 14वें नंबर सवाल की ओर। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, यानी कौन सी ऐसी महिला है जिसे भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मिला है? सरोजनी नायडू, आशा पूर्णा देवी, इंदिरा गांधी, राजकुमारी अमृता कौर। चलो बताओ कौन सी ऐसी महिला है जिन्हें भारत रत्न मिला है सर्वप्रथम? चलो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। क्या हो जाएगा? फटाफट दो, फटाफट फटाफट, सोचो मत, जवाब तो देना है सबको। तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अगला सवाल क्या है? देखिए ये इतिहास से है, ये तो बताना चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? यानी कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी बदल दी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल दी थी। बिहार की एक जिला है मुंगेर, आपको पता होना चाहिए। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान। चलिए इस सवाल का आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर? तो 15 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नहीं, गलत है, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मीर कासिम, कंफ्यूज नहीं, मीर जाफर नहीं होगा, मीर कासिम होगा। मीर कासिम ने ही अपना राजधानी बदला था मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मतलब क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में, जेनेवा में, पेरू में, सॉरी पेरू हो गया, इसमें मिस्टेक है, ये पेरू होगा, पेरू नहीं, पेरू, ए की मात्रा होगी, ए की मात्रा नहीं। पेरू में, वॉशिंगटन में। चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बाबू? तो इस सवाल का आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। अगला सवाल, श्वेत हाथियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह सवाल देखो पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है कि श्वेत हाथियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? थाईलैंड, भूटान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? प्रीवियस ईयर अगर पढ़े होगे या पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी देखे होगे प्रीवियस ईयर के, तो देखे होगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। श्वेत हाथियों का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? चलिए इस सवाल का जवाब तो हमको लगता है सभी बच्चों को देना चाहिए और सही सही देना चाहिए, सिर्फ देना नहीं चाहिए, सही सही देना चाहिए। तो इस सवाल का बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूटान होगा, कि ऑस्ट्रेलिया होगा, या भारत होगा, कि थाईलैंड होगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड होगा, भूटान नहीं,
थाईलैंड। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? थाईलैंड होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूमो कुश्ती, सूमो कुश्ती किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यानी हम लोग जो सूमो कुश्ती थी, मोटा मोटा गेंडा टाइप जो होता है, सूमो कुश्ती होती है, गोल घड़े में बनाकर ऐसे ऐसे मोटा मोटा लोग होता है, देखोगे मूवी में देखे होगे। तो सूमो कुश्ती जो है वो किस कंट्री का जो है नेशनल गेम है? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सूमो कुश्ती को नेशनल गेम का दर्जा मिला है? जापान है भाई, मलेशिया है, चीन है कि नेपाल है? चलो फटाफट इसका जवाब दो। जापान, मलेशिया, चीन या फिर नेपाल? तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। सूमो कुश्ती किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो जापान का है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी आपको याद होनी चाहिए, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। अंबेडकर, वल्लभ भाई, जवाहरलाल नेहरू, बीएन राव। चलिए प्रारूप समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? तो इस सवाल का सही उत्तर बताइए फटाफट दोस्तों। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब लिखो। तो इस सवाल का प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, इन्हें ही अंतिम स्वरूप बनाने का मौका मिला था। और पूरे संविधान सभा में पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो थे वे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे वो। और उन्होंने ही हम, इसीलिए हम उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं ना। कुल 7 मेंबर्स थे इसमें और 7 मेंबर के एक अध्यक्ष बनाए गए थे, वही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 20वें नंबर सवाल की ओर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी विश्व की तो प्रधानमंत्री बनती नहीं है, किसी देश की बनती है। तो किस देश की महिला जो है विश्व में पहली प्रधानमंत्री बनी? इंदिरा गांधी बनी, इसाबेल पैरो बनी, श्री मावे भंडार नायके बनी या फिर सुषमा स्वराज बनी? चलिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप सही उत्तर प्रस्तुत करिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर। ये सवाल पिछले में पूछा गया था लेकिन हमने कंट्री से डाला था, तो ये सवाल आप में है महिला आ गया। अब यहाँ पे नाम आ गया, तो नाम बताइए। इंदिरा गांधी, इसाबेल, श्री मावे भंडार नायके या फिर सुषमा स्वराज? तो इस सवाल का दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो सही और उत्तम उत्तर होगा वो इंदिरा गांधी होगा क्या? नहीं। इसाबेल होगा क्या? नहीं। सुषमा स्वराज होगा क्या? नहीं। सही उत्तर हो जाएगा श्री मावे भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी। यही क्या बनी थी? पूरे विश्व में सबसे पहली किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, रोज 20 करते हैं, आज 20 से ज्यादा करेंगे। अगला सवाल, कथकली सुने होंगे। कथकली जो है वो शास्त्रीय नृत्य है, तो किस राज्य से शुरू हुआ या किस राज्य में सबसे ज्यादा ये फेमस है? कथकली केरल है आपका बच्चों, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। चलो इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। केरल होगा भाई दोस्तों, कर्नाटक होगा, राजस्थान होगा कि तमिलनाडु होगा? चलो जवाब दो। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का है दोस्तों। कहाँ का है? केरल का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल। 22वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सवाल देख लो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? यानी आईसीसी का नाम सुने हो ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का
जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दुबई में है भाई साहब, पेरिस में है, युगांडा में है कि लंदन में है? चलो बताओ तो इसका क्या हो जाएगा? दुबई, पेरिस, युगांडा या फिर लंदन? लंदन। बहुत ही आजकल क्रिकेट विकेट देखता है ना सब जी, आईपीएल वाईपीएल का माहौल चल रहा है। आईपीएल तो भाई बीसीसीआई करती है ना जी। और ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मैचेस अभी देखो आईपीएल की वजह से इंटरनेशनल मैचेस भी कहीं कोई देख रहा होगा। इंडिया तो खेल नहीं रही है क्योंकि इंडिया की तो फोकस है आईपीएल पर। तो चलिए बताइए आईसीसी क्या है, सॉरी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, दुबई में। कहाँ है दोस्तों? दुबई में। दुबई सोचो कितनी बड़ी फेम विकसित कंट्री, एकदम मतलब जन्नत है वो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या मतलब? सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका जो आकार था, जो शेप था, वो कैसा था? आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई आकार का ये नहीं था? चलिए इस सवाल का जवाब तो आप लोग को देना पड़ेगा सही सही और फिर सही सही। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। चलिए इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। क्या था दोस्तों? त्रिभुजाकार। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 24वें नंबर सवाल की ओर। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? यानी कौन सा ऐसा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वही उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मेंबर ही नहीं होता है उस सदन का? क्या लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है कि विधान परिषद है? चलिए बताइए, क्वेश्चन देख लो एक बार, हट जाते हैं। चलो बता दो अब क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों? बताइए किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता है? तो इस सवाल का दोस्तों जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट अध्यक्ष, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या होते हैं? यानी कि उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और इस सभा के वो मेंबर नहीं होते। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 25वां नंबर सवाल। पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच कब खेला गया था? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है। पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच यानी फर्स्ट T20 मैच पूरे विश्व में सबसे पहले कब खेला गया? 3 में खेला गया, 4 में खेला गया, 7 में खेला गया या 5 में खेला गया? चलिए पहला इंटरनेशनल T20 मैच 3, 4, 5 या 7 में खेला गया। तो सही जवाब देना बच्चों, इसका पूछा गया ये भी सवाल है, प्रीवियस ईयर उठा के पटक के देख लो, जैसे भी देखना है, 3, 4, 7 या 5। तो इस सवाल का आपको सही उत्तर बताया जाना है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2005 में पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26। ब्राजील ने विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? यानी ब्राजील एक कंट्री है। चलिए तो उसने फीफा विश्व कप का नाम सुने हो? फीफा विश्व कप फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है उसको सबसे ज्यादा बार जीतने वाले ब्राजील है, लेकिन कितनी बार जीता है? 5 बार, 1 बार, 4 बार या 2 बार? कितनी बार ब्राजील ने बाबू चैंपियनशिप जीती है? इस सवाल का आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? बता तो दो। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। 5 बार ब्राजील विश्व चैंपियन बनी है। और पिछले बार कौन बनी थी? अर्जेंटीना बनी थी कि
अर्जेंटीना ही बनी थी ना जी, मेसी की टीम। किसको हराकर? फ्रांस को। चलिए अगला सवाल 27वां नंबर। छोटा नागपुर का पठार यानी प्लेटू जिसको बोलते हैं, छोटा नागपुर जो प्लेटू है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, गुजरात में है, नागपुर में? छोटा नागपुर का पठार कहां है? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, नागपुर। चलो बताओ क्या है उसका उत्तर होगा। तो इस सवाल का बाबू सही उत्तर क्या होने वाला है? इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो हो आपका महाराष्ट्र। नहीं, महाराष्ट्र नहीं होगा। क्या गुजरात होगा? गुजरात भी नहीं होगा। क्या नागपुर होगा? नागपुर भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। यानी झारखंड जो है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। इसकी कैपिटल रांची है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। 28 बिहार से टूटा था ये, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को टूटा था, तब जाके एक राज्य पुनर्गठित हुआ। कौन सा? झारखंड राज्य। 28वां नंबर सवाल, पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? ये लेटेस्ट है, अभी फिलहाल में पृथ्वी दिवस 2023 बनाया गया। आप लोग बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस बनाते हैं। तो इसके लिए एक थीम है। कौन सी नई थीम लाई गई है 2023 के लिए? रिस्टोर आर अर्थ, प्रोटेक्ट आर स्पीसीज, ऑप्शन नंबर 3 है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, या फिर इवेंट इन आर प्लेनेट। लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सी थीम जो है पृथ्वी दिवस द्वारा लाई गई है, जो इस साल आयोजित किए गए 22 अप्रैल को? चलो, हर साल 22 अप्रैल को ही मनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बता दो। 28 का क्या होगा दोस्तों? 28 का जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवेंट इन आर प्लैनेट। यानी अपने प्लैनेट में देखो पेड़ की कटाई हो रही है, ओजोन लेयर ग्रसित हो रहा है, लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक थीम लाया गया है, इवेंट इन आर प्लैनेट, यानी लोगों को जागरूक करे इसके प्रति। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29वें नंबर सवाल, ये भी करेंटेड जीके है। वीरता पुरस्कार हाल ही में मिला है, ये वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली अधिकारी महिला कौन है? यानी वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला, वायुसेना के पुरुष नहीं, वायुसेना की पहली महिला कौन बनी? दीपिका मिश्रा बनी, सालिजा धामी बनी, अवनी चतुर्वेदी बनी, गुंजन सक्सेना बनी? बताइए वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वायु सेना की महिला कौन थी? कौन थी नहीं, कौन है बनी है? इस सवाल का सही उत्तर बता दो दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्या? दीपिका मिश्रा। क्या दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? दीपिका मिश्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30। आज का अंतिम सवाल है प्यारे दोस्तों। सवाल है आपका, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण का आयोजन कर रहा है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो कास्ट आधारित जनगणना करने का दूसरे चरण का आयोजन करेगा? यूपी कर रहा है, बिहार कर रहा है, एमपी कर रहा है यानी मध्य प्रदेश कर रहा है, या राजस्थान कर रहा है? चलिए बताइए, ये तो सवाल आपको सबको आना चाहिए। जाति आधारित जनगणना अभी दूसरे चरण की तैयारी कहाँ चल रही है? यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। बता दो प्यारे दोस्त भाई सब, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का जो सही सवाल हो जाएगा वो दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बिहार में जाति आधारित जनगणना की दूसरे चरण का आयोजन हो रहा है अब। तो आज के लिए इतना ही। आपके पूरे 30 सवाल हैं, जिसमें करंट भी है, स्टैटिक भी है, जियोग्राफी भी है, फिजिक्स भी है, पॉलिटी भी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इसी समय। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, और सभी को जय हिंद, जय भारत,
फिर अगले क्लास में हम लोग जुड़ेंगे अच्छे से। चलिए, धन्यवाद सभी को, सभी को धन्यवाद। चलिए।